तो आज का फोकस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आर्थिक जगत की एक बहुत गुड न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। गुड न्यूज़ ये है कि तो तमाम शहरी क्षेत्र हैं, अगर हम उनकी जुलाई से सितंबर की अवधि देखेंगे तो यहाँ पर रोजगार बढ़ा है और बेरोजगारी घटी है। श्रम बल भागीदारी दर की जो प्रगति है वो पथ पर है, यानी कि श्रम बल भागीदारी वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट, और ये आंकड़े जो सांख्यिकी मंत्रालय है, स्टेटिस्टिक्स जो मिनिस्ट्री उसने जारी किए, तो जुलाई सितंबर की जो अवधि है यानी 2024 में भारत का जो शहरी क्षेत्र है यहाँ रोजगार बढ़ा है। और इसी अवधि में ये जो पूरा क्वार्टर है इसमें जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आई है। ये अपने निचतम स्तर पर है जो हम सितंबर की बात कर रहे हैं। अब कैसे? 15 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं, श्रम बल भागीदारी यानी कि जो वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट है वो दर बढ़कर हुई है 50.4%। अब जुलाई सितंबर में आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये 49% यानी कि 1.5% से ज़्यादा बढ़त यहाँ पर है जो 15 साल से ऊपर वर्कफोर्स है। अब बढ़ता हुआ जो ये श्रम बल भागीदारी ये क्या दिखाता है? ये एक ग्रीन फ्लैग है। ये वो इंडिकेटर है जो दिखाता है कि आर्थिक प्रगति आपकी पथ पर है और लगातार रोजगार के जो मौके हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसका भी जिक्र करेंगे, वहां पर बढ़ रहे हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रोजगार का अहम कारक है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात, घबराइए मत, ये बहुत भारी भरकम शब्द नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये असल में ये बताता है कि रोजगार के जो तमाम डेटा है उसका विश्लेषण या उसकी स्थिति का आकलन जो है उसका सूचक है ये, यानी कि आप इन्हीं कारकों से तय कर सकते हैं कि देश में आर्थिक स्थिति रोजगार को लेकर किस तरह से है। अब लिंग के आधार पर, इन जेंडर्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो श्रम बल भागीदारी यानी कि जो वर्कफोर्स है उसमें लगातार बढ़त हो रही है, और ये बढ़त किस प्रतिशत की तरफ हमें लेकर जा रही है वो भी देखते हैं। तो वो जुलाई सितंबर 2024 में देखिए 75%, यानी वर्कफोर्स अलग अलग क्षेत्रों में 15 वर्ष की आयु से आगे 75% बढ़ा है जब हम बात करते हैं पुरुषों की। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं की जो ये भागीदारी है श्रम बल में वो जुलाई सितंबर 2024 में 25.5% थी, पिछली बार 23.5%, यानी 1.5 से 2% का इजाफा। अब आर्थिक आज़ादी महिलाओं को क्या देती है? वो आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपकी सोच को और धार देती है। कहते हैं ना कि आप एक महिला को शिक्षित और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएं तो पूरा घर शिक्षित होता है। बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2024 में घटकर 6.4%। कई मोर्चों पर सरकार को कई बार घेरा जाता है, लेकिन ये आंकड़े ये बताते हैं कि बेरोजगारी घटी है, रोजगार बढ़ा है। अब शहरी क्षेत्रों में किया कैसे जाता है? डेटा को इकट्ठा करने के लिए रोटेशनल पैनल सैंपलिंग का डिजाइन, यानी सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। उन सैंपल्स के आधार पर ये रिपोर्ट, ये बुलेटिन तैयार किया जाता है। अब भारत में जब हम 2028 की बात कर रहे हैं तो 45.5% का श्रम बल का अनुमान है, यानी कि आगे ये बढ़ेगा, ये पूरा जो मार्केट कैप है। और तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं, उभरते हुए ग्रीन राइजिंग सेक्टर्स हैं, वो सबसे बड़ा ध्वजवाहक साबित होंगे जब हम रोजगार को बढ़ाने की बात करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमने मल्टीलैटरल फोरम्स पर तो क्या, कल जब वो ब्राज़ील में मिले इंडियन कम्युनिटी से, उन्होंने देखा कि कैसे वहाँ पर लोगों ने ऑनलाइन गरबा सीखा। उन्होंने कहा भैया आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1.2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी। और अब जब नौकरियां पैदा होंगी तो आप देखिए कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये अपने आप में बताते हैं कि कैसे ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। तमाम सन राइजिंग सेक्टर्स हैं जो कि मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिपोर्ट है उसका लब्बो लबाब यही है कि बेरोजगारी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि हमने ये देखा कि जो रोजगार के मौके हैं वो लगातार बढ़ते हैं, और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारा ईटी फोकस भी इधर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, क्योंकि इस चर्चा को समझने के लिए जो तमाम जो युवा हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वक्त एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ बहुत विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार, पूर्व महानिदेशक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डिस्टिंग्विश फेलो, पहले इंडिया फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त डी न्यूज़ के लिए निकालने के लिए। सर, पहला सवाल कहूँ या फिर एक खुशी कि जो रिपोर्ट, जो त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर बेरोजगारी दर जो है वो घटी है और रोजगार के मौके सृजित हुए हैं। हमने लिंग अनुपात के जरिए भी ग्राफिक्स में समझाने की कोशिश की। अगर हम देखें तो आर्थिक शक्ति के लिहाज से एक अच्छी खबर। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। भारत आगे बढ़ रहा है और उस वहाँ के यूथ को, जो नौजवान हैं, उनको नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस किस्म का रोजगार बढ़ रहा है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है जी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा डिसेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि उसमें वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हुआ है। ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज नहीं है, ये किसी हाउस होल्ड सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज नहीं है। ये इसमें ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉयमेंट जरूर फ्लैट हुआ है, लेकिन जिस पे हम हमेशा जोर देते रहते हैं, हमारे सारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये बढ़े, और ये आशा है कि और आगे भी बढ़ेगा जी। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है वो सर्विसेज सेक्टर में बढ़ा है। तो ITES आपने जिक्र किया, AI का, तो उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो ये दर्शाता है कि ये सही दिशा में हमारा रोजगार, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। आशीष जी, जब हमने अपने ग्राफिक्स को बनाया तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्म जो हमने कोशिश की हम दर्शकों को समझा भी पाए, वो ये था कि शहरी क्षेत्रों में, बिकॉज डेटा मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रोटेशनल पैटर्न सैम्पलिंग डिजाइन का उपयोग किया गया है CSO द्वारा। ये किस तरह की प्रक्रिया है और कितनी आसानी होती है जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वर्कफोर्स को स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करते हैं? देखिए, रोटेशनल प्लानिंग सैम्पलिंग इसलिए करते हैं जिससे कि हम कंसिस्टेंटली पिछले एस्टीमेट के साथ कंपैरिजन ठीक से कर पाए। जो चेंज हम मेजर कर रहे हैं वो सही हो, रियलिस्टिक हो। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए 100 का सैंपल लिया हमने जी, तो 75 आज 100 घरों में हम विजिट किए, वहां से इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। उसमें से 75 घरों में हम फिर से जाएंगे और फिर पूछेंगे कि भाई आप बताइए कि आपकी पहले की सिचुएशन से अब की सिचुएशन में कितना फर्क आया जी। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो चेंज हो रहा है वो कितना ठीक है, किस डायरेक्शन में है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो किस दिशा में जा रहे हैं। इस सब के लिए रोटेशनल सैम्पलिंग का उपयोग करते हैं। फिर अगले बार जब जाएंगे फिर 75 नए लेंगे, 25 नए लेंगे, 75 फिर पुराने लेंगे। ऐसे करके इसको रोटेशनली करते हैं, जिससे कि हमें कंपैरेटिव आइडिया मिलता रहे कि चेंज कैसे हो। अच्छा, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था जिसे अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य आपकी नज़र में क्या है? हालांकि मेरा मानना है कि जिस तरह से जो शहरी और ग्रामीण की सामान्य स्थिति है, करंट वीकली स्टेटस है, उसको बैलेंस करना, उसको समझना, इसके अलावा किस तरह से हम उन सनराइजिंग सेक्टर्स या अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने की बात करते हैं जो इस तरह के सर्वे से सामने आता है? देखिए, जब इस पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे का कार्य शुरू किया गया था तो हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं था जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर दे, हर क्वार्टर में हमें बताए कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थिति क्या हो रही है जी। इसलिए ये सबसे पहला कदम ये था कि हमें ऐसा कुछ
सिस्टम डेवलप करना चाहिए और उसके अनुसार ये सिस्टम डेवलप किया गया। दूसरी बात ये है कि हम करंट वीकली स्टेटस इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में आकलन करता है, तो ये करंट है। ये नहीं कि हम पूरे साल, पिछले साल में आपने क्या काम किया उसका मेजरमेंट नहीं है, ये आज की स्थिति का मेजरमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये इस डेटा को हम लोग समझें। और ये जहाँ तक नए सेक्टर्स का सवाल है, जब हम जाते हैं उन घरों में, पता लगाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस किस्म का काम कर रहे हैं, इससे ये आकलन होता है कि वो किस इंडस्ट्री में हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये जानना ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो उसमें भी इसको उपयोग करती है। आशीष जी, बहुत सिंपल शब्दों में, क्योंकि इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम लिटरेसी जो कि फिनेंस से जुड़ी है उसको जन जन तक पहुंचाएं। तो श्रम बल भागीदारी यानी वो कार्यशील आयु वर्ग के युवा जो काम की तलाश कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि अब जो युवा हैं उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है, जो अनवोकेशनल हैं, अनएक्सप्लोरेबल हैं? बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि नए किस्म के रोज़गार पैदा हो रहे हैं और वो इकॉनमी के ओवरऑल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि भारत सरकार की स्कीम्स हैं, PLI स्कीम है जिसमें कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कामों के लिए सपोर्ट करते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसके लिए तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आर्टिसांस के लिए हैं, जिनका अपना मार्केट है, उनकी एक वक़्त है, उनकी एक ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके रोज़गार के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से और भी नए सेक्टर्स, जैसे अब आजकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने का काम सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर करने वाली है। तो इस किस्म के काम जो हैं ये नए सेक्टर्स हैं, सनराइज सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम ज़रूरी है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइड में भी बहुत सारे नए सेक्टर्स आ रहे हैं जिसमें कि रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, जिसमें रिक्वायरमेंट है नई स्किल्स की, और नए किस्म की स्किल्स ऐसी चाहिए जो कि हमारा जो ग्रेजुएट पास होके निकले, इंजीनियरिंग करके निकले या किसी और एरिया में काम करके निकले, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई दफ़े इंडस्ट्री वाले जो कॉरपोरेट वाले हैं वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ ग्रेजुएट्स तो हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत ही अच्छी योजना है, इंटर्नशिप योजना जो अभी चली है, जिसमें कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर हम ऐसे बच्चों को ले जाएंगे, उसमें उनको इंटर्नशिप का प्रोग्राम देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जिससे कि वो कल के दिन एम्प्लॉयबल। बिल्कुल, और स्किल्ड होना, प्रशिक्षित होना एक क्षेत्र के लिए कैसे आपको आगे अपने रोजगार की तरफ लेकर जाता है, ये भी बहुत अहम है। आशीष जी, जो लिंग अनुपात हमने जेंडर बेसिस पर यहाँ बताया, उसमें भी हमने देखा कि पुरुषों के कार्यबल में 75% का इजाफा है, जो ये अवधि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। किस तरह से आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए अभी इस आंकड़े को और बड़ा करना ज़रूरी है जब हम महिलाओं की बात करते हैं? जी, ये हम लोग की बहुत पुरानी प्रॉब्लम भी है और सोसाइटल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि विमेन का पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में और देशों के मुकाबले कम है। ये हमेशा इस आंकड़े में नापा जाता है। उसकी खास वजह यह है कि बहुत सारी काम जो विमेन करती हैं, जो महिलाएं करती हैं हमारे देश में, वो एक्चुअल मेजरमेंट में नहीं आ पाता। तो इसलिए मेजरमेंट को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें इस पे भी जोर देना चाहिए कि कैसे हम वर्क प्लेसेस को विमेन फ्रेंडली बनाएं। बहुत अहम आशीष जी आपने बात की। जी, जब तक कि विमेन क्यों नहीं जाती है, इसलिए क्योंकि उनको डर लगता है कि वहाँ जाएंगे, कैसा एक्सपोजर होगा, कैसे पहुँचेंगे, ये सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें ऐसी स्कीम्स हैं, वैसे तो खास तौर से जैसे हॉस्टल की स्कीम है, वुमेन्स हॉस्टल की, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्कीम है, और भी स्कीम्स हैं। और किसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर को जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेट होगा वहाँ पे उनको एनकरेज करना चाहिए कि क्रशेज हों, कल के दिन बच्चे होंगे, उनको देखभाल की आवश्यकता होगी, कल के दिन और कोई उनको मैटरनिटी लीव चाहिए होगी, उनको इस किस्म की सुविधाएं मिल जाएं
तो वो आपने आगे आएंगी। इसके बिल्कुल संकट आशीष जी, आपने बहुत अहम बात की कि श्रमबल में इन आंकड़ों के जरिए बढ़ोतरी है, लेकिन वर्क प्लेस पर भी कैसा माहौल है ये बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप इस शो पर आए और आपने बहुत ही सरल तरीके से इन तमाम आंकड़ों को हमारे दर्शकों के बीच रखा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ।